अभिलेखागार संस्कृति विभाग द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज दिनांक 20 सितंबर 2014 को श्री महावीर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुलंदशहर का साक्षात्कार रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्री महावीर सिंह जी का स्वागत है। कृपया श्री सिंह यह बताने का कष्ट करें कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में आप किसकी प्रेरणा से आए। मेरा जन्म 24 जुलाई सन 1923 को ग्राम रहमापुर श्यावड़ी तहसील बुलंदशहर जिला बुलंदशहर में हुआ। मैं 1940 में गवर्नमेंट अंग्रेज़ों का राज था तो उस फौज में भर्ती हो गया था। वहाँ किस फौज में? गवर्नमेंट अंग्रेज़ों की फौज में। अच्छा, अंग्रेज़ों की फौज में मैं भर्ती हो गया था। तो 8 दिसंबर सन 41 को सिंगापुर और मलाया पर जापान ने हमला कर दिया था। उसमें अंग्रेज़ 15 फरवरी को हार गए और अंग्रेज़ तो हार गए, जापान वहाँ जीत गया। तो उन्होंने फ़ौज को कैद के रूप में नहीं रखा, हिंदुस्तानियों को, ऑस्ट्रेलियन और अंग्रेज़ों को तो जेल में डाल दिया और हमारे अफसरों से ये कही कि तुम अपनी आज़ादी के लिए तैयारी करो, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। रास बिहारी बोस नेताजी उनके साथ थे। रास बिहारी बोस उस काकोरी कांड में जापान में छिप गए थे। जा कर के 14 आदमी थे, 7 को फांसी हुई और 7 देश से निकल गए थे। तो उसमें रास बिहारी बोस जापान में टोक्यो में ही बस गए थे, तो वो भी साथ थे। उन्होंने भी कहा कि भाई आज़ादी के लिए अब मौका है और लड़ो। लेकिन हमारे अफसरों ने वहाँ ये समझ के कि रास बिहारी बोस तो जापान में शादीशुदा हो गए, वो तो जापान के ही कहेंगे, ऐसा ना हो कि अब तक तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, कभी जापान के गुलाम ना हो जाओ बाद में। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे 2 नेता जर्मनी में हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और एक नेता सुभाष चंद्र बोस, तो इनको बुला दो, क्योंकि हम तो फौजी हैं, लड़ना जानते हैं, राजनीति की बात नहीं जानते हैं। तो जापान ने ये शर्त मान ली और वो जर्मनी से नेता सुभाष चंद्र बोस जी को ले आए। उन्होंने 5 सितंबर सन 43 को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाल ली सिंगापुर में और 21 अक्टूबर सन 43 को उन्होंने आज़ाद अस्थायी सरकार बना दी, क्योंकि सरकार बनाने कर ही लड़ाई लड़ी जाती है, नहीं तो उन्हें चोर डकैत या आतंकी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे अगर लड़ेंगे तो। पहले उन्होंने सरकार बनाई और उसने 9 देशों से उसे मान्यता मिल गई सरकार को। तब उन्होंने ब्रिगेड बनाए और हर अलग अलग मोर्चे पे तैनात किए। तो उसमें ये फौज 1 लाख से ऊपर थी। वहाँ पर हिंदुस्तानी बहुत बसे हुए हैं, मलेशिया में, सिंगापुर में और बर्मा में भी। तो उन्होंने ये आदेश कर दिया नेताजी ने कि हर घर से एक आदमी इस फौज में आएगा। तो ये फौज 3 लाख के करीब हो गई। 5 ब्रिगेड तो बन गए पुरुषों के और 1 ब्रिगेड बना महिलाओं का, जो झांसी रेजिमेंट के नाम से मशहूर थी, जिसकी ब्रिगेडियर अभी 2 साल हुए लक्ष्मी सहगल का देहांत हुआ कानपुर में। वो इसकी ब्रिगेडियर थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में कैप्टन थी, तो उनको ये ब्रिगेड की बागडोर संभाली लक्ष्मी रेजिमेंट की। इसमें भी करीब 8000 महिलाएँ थी जो 16 से और 35 साल तक भर्ती हुई थी, और इनको संगीन चलाने का और गोली चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था और बहुत परफेक्ट हो गई थी ये चलाने में। तो ये ब्रिगेड फिर अलग अलग मोर्चे पर भेजे गए। मैं गांधी ब्रिगेड में था,
गाजी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेडों के नाम नेताओं के नाम पे थे जी। पहला ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड था जी। जिसके ब्रिगेडियर शाहनवाज थे जी। दूसरा ब्रिगेड महात्मा गांधी ब्रिगेड था जिसमें मैं था, उसके ब्रिगेडियर एमजेड कैनी थे। और तीसरे नंबर का नेहरू ब्रिगेड था, चौथा आज़ाद ब्रिगेड था, पांचवा एक एक्स रेजिमेंट थी और छठी ये महिला रेजिमेंट थी, झांसी रेजिमेंट के नाम से जो थी ये थे। तो हम तो कोहिमा और इम्फल के मोर्चे पर गए थे, वहाँ लड़ाई लड़ी हमने। और वो इतनी भयंकर लड़ाई थी कि आज अंग्रेज़ों की इंग्लैंड की हिस्ट्री में वो भयानक हिस्ट्री कहलाती है, भयानक लड़ाई कहलाती है। वो इतनी भयानक लड़ाई थी कोहिमा की और इम्फल की, वहाँ इतनी भयंकर लड़ाई हुई। तो उसमें आज़ाद हिंद फौज में कुल 26,000 सैनिक शहीद हुए, 26,000। और सबसे भयंकर लड़ाई जो है इम्फल और कोहिमा पर हुई, जो आज इंग्लैंड की हिस्ट्री में भी उसे भयंकर लड़ाई के नाम से पढ़ाया जाता है। और उसके बाद वहाँ जो बारिश में यानी नदियों पे पुल नहीं थे तो राशन जो है उस अगन बोट से आते थे। तो बारिश ज़्यादा हुई उस साल तो ऐरावती नदी, चिंदबिन नदी ये पड़ती थी, इन पर पुल नहीं थे बर्मा में। तो जब वो राशन बंद हो गया तो हमारे लोगों ने जो है बथुआ के पत्ते उबाल के खाए 1 हफ्ते तक। जब बादल साफ हो गया, जब हवाई जहाज़ों ने जापान रंगून से आते थे ना दूर से हवाई जहाज़, वहाँ आसाम में इम्फल के पास, तो काफ़ी दूरी थी, तब उन्होंने वो पैकेट घेरे बिस्कुटों के, डबल रोटियों के और कुछ मिठाइयों के, तब राशन शुरू हुआ हमारा 1 हफ्ते तक। जापानी भी हमारे साथ थे, उन पर तलवार होती थी उन अफसरों पे, हमारे अफसरों पे रिवाल्वर होती थी। तो वहाँ तो जो खिच्चर मिले या गाय मिले कोई भी वो तलवार से काटे या कच्चा ही खा जाते थे। लेकिन हमारे लोग बथुआ ही उबाल के खाते थे क्योंकि मांस वगैरह खाते नहीं थे ज़्यादातर लोग। तो ऐसा वो हुआ। लेकिन उसके बाद में जब अमेरिका ने वहाँ हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एटो बम डाल दिया, परमाणु बम डाल दिया, और 9 अगस्त 45 को हिरोशिमा नागासाकी में डाल दिया, जिसमें 1,70,000 तो हिरोशिमा में मरे आदमी और 1,10,000 नागासाकी में मरे। तो जब वहाँ के बादशाह टेनोनिका में थे उस वक्त, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद 3 दिन बाद हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने सरेंडर कर दिया और वो फौज जो है बर्मा में जगह जगह पकड़ी गई हमारी। हम जो लोग, हमारा ब्रिगेड थाईलैंड में बैंकॉक पहुंच गया था, वहाँ पर गए, वहाँ गिरफ्तार और वहाँ रहे हम 6 महीना बैंकॉक जेल में। वहाँ 2200 आदमी थे हमारे। उसके बाद आए वहाँ 6 महीने के बाद हम दिल्ली के लाल किले में लाए गए, वहाँ कोर्ट मार्शल हुआ, तब हमको छोड़ दिया। वो हमें भोला भाई देसाई वकील थे, वो इसकी पैरवी करते थे मुकदमे में। वो पॉइंट 2 मजबूत थे आज़ाद हिंद फौज के। एक तो पहला ये था जब वहाँ अंग्रेज हार गए तो उस जो चार्ज दिया कर्नल ने, अंग्रेज ने जापानियों को जैसे चार्ज देते हैं, तो ये कहा था कि अब तक तुमने हमारा हुक्म माना, अब तुम्हें जापानियों का हुक्म मानना है। इसी तरह एक पॉइंट से ये कमज़ोर पड़ गया, हमने जापानियों का हुक्म मान लिया, उन्होंने कही कि लड़ो, हम लड़े। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये है कि मोरार देसाई जो थे उन्होंने इंग्लैंड में ही वकालत की थी, तो वहाँ का कानून ये था कि पहले देश है बाद में बादशाह है, क्योंकि ये 4 सीट लगाई थी कि तुमने बादशाह की हुकूमतदारी की है। ये 4 सीट थी हमारे ऊपर कि तुमने बादशाह की हुकूमतदारी की है।
तो ये चार्जशीट जो है ये कहा वहाँ कानून उनका ही खुद ये कहता था कि पहले देश बाद में बादशाह आएगा दूसरे में, तो पहले हमारा देश और बाद में था बादशाह। तो दोनों पॉइंट हमारे मजबूत थे भाई। इतना था कि हमारा पैसा क्लोथिंग वगैरह सब जब्त किया उन्होंने, कोई पैसा नहीं दिया, और एक कपड़ा पहना के, एक कमीज और पैंट पहना के घर को भेज दिए, चप्पल पहना के बस। ये कोर्ट मार्शल हो गया, चले आए। और नहीं तो कोर्ट मार्शल में दो ही बात होती हैं, या तो गोली या फिर बड़ी, दो ही पॉइंट होते हैं कोर्ट मार्शल में, इसलिए फौज बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद जो है 26 साल बाद राष्ट्रपति खुरुश्चेव ने इंदिरा जी को बुलाया, उन्होंने नसीहत करी, तब ये हमारी 200 रुपये शुरू में पेंशन हुई। 26 साल के बाद सन 73 में, 71 में लड़ाई हुई, 72 में इनको बुलाया खुरुश्चेव राष्ट्रपति ने। वो लेनिनवादियों का हर साल सम्मान करते थे। लेनिनवादी रूस जो गुलाम था, तो वो लेनिनवादी वहाँ लड़े और आज़ाद हुए, तो वो हर साल सम्मानित करते थे उन लेनिनवादियों का। तो इंदिरा जी ने कहा कि मैं वहाँ बोलना पड़ता है बतौर मेहमान गई थी जैसे, तो उन्होंने कहा कि किस बारे में बोलना, कि इन्होंने आज़ादी कराई है, हम इनकी हर साल समस्या सुनते हैं कि क्या समस्या है तुम्हें, क्या परेशानी है, इनकी मदद करते हैं हम। कि हमने तो कुछ नहीं किया, कि तुम गद्दी पर बैठ गई, जो तुम्हारे साथ लड़े हैं वो कुछ नहीं। आते ही उन्होंने अध्यादेश जारी किया, राज्यसभा में पास नहीं कराया, कि 60 रुपये तो राज्य पेंशन देगी और 140 केंद्र देगी, तब 200 रुपये ये पेंशन मिली 26 साल के बाद। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम में आप जब शामिल हुए, तो आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी, मैं 22 साल का था। 22 साल के थे। आपने बताया कि शायद आप अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुए। शुरू में मैंने जब 17-18 करीब थी मेरी उम्र, वहाँ जब भर्ती हुआ तो सिंगापुर में ट्रेनिंग होती थी उस रेजिमेंट की। वो तोपखाना नया खोला था, उसमें जाकर सिंगापुर में ट्रेनिंग करी और 8 दिसंबर को वहाँ लड़ाई हो गई थी। तो आप फिर INA में कैसे भर्ती हुए? भर्ती तो ये हुई कि वहाँ फौज कैद तो हो गई, तो उन्होंने जापानियों ने ये कहा कि तुम कैदी नहीं रहोगे, अपने देश की आज़ादी के लिए तैयारी करो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, रास बिहारी बोस आए, और वहाँ जनरल जो हमारे मोहन सिंह। आपने बताया कि आप पहले अंग्रेजों की सेना में थे। हाँ। फिर कैसे INA में चले गए? INA में यूँ चले गए कि जापान, वहाँ अंग्रेज हार गया। हाँ। वो फौज जो है हिंदुस्तानी थी 80,000। अच्छा, तो जापानियों ने कहा कि अब जो है अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ो। हाँ। तब वहाँ आज़ाद हिंद फौज बनाई जनरल मोहन सिंह ने। हाँ। लेकिन फौज तो बना गई। हाँ। तो फिर बाद में ये सोचा कि हम जो है फौजी हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं, राजनीति नहीं जानते, इसलिए वो बादशाह से मिले दरबार ऑफिसर, उन्होंने यही कहा कि जर्मन से 2 नेता, उनमें से एक बुला दो। तो आप फिर जब INA में भर्ती तो होना नहीं था, आप तो सीधे जापानी जब ने हरा दिया तब आप सीधे जापानियों के कहने पर देश की सेवा में शामिल हो गए। हाँ, तो फिर अब सिंगापुर कैसे गए? सिंगापुर तो भर्ती हो गई, जाते थे सीधे। भर्ती होके जाते थे। हाँ। आपको ऐसी कोई घटना याद हो जो कि INA के दौरान आपको काफी ऐसी कोई घटना आपको याद हो? बंद हो गया रिकॉर्ड। हाँ, आपको ऐसी कोई घटना याद हो जो कि आपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो आपको याद हो, कोई आपके साथ ऐसा कोई मित्र दोस्त हो जिनके साथ आपने कुछ ऐसा कार्य किया हो, तो मुझे बताने का कष्ट करें। वो तो ये है कि हम जो लड़ाई में रहे इम्फाल के मोर्चे पर, वो बता दिया मैंने कि गांधी ब्रिगेड कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई पे लड़ा है, और बहुत भयंकर लड़ाई हुई वहाँ पर, जो आज भी इंग्लैंड की हिस्ट्री में उसे पढ़ाया जाता है, भयंकर लड़ाई के नाम से। आप कितने समय आप जेल में रहे? वहाँ तो 6 महीने रहे थाईलैंड में, और 1.5 महीना कोर्ट मार्शल लाल किले में हुआ बस।
हमारे साथ। आजाद हिंद फौज में जो तराने गाए जाते थे, कोई तराना याद है आपको? वो तो यही है कि तराने यही गाते थे कि जोश भरने के लिए जो लोग गाए जाते थे उस हाँ, समय। यही है कि वो तो एक ही गाना गाया जाता था वहाँ तो बस। उसको कुछ उसकी एक आध दो लाइनें सुनाए। हैं ये अब इतनी कहाँ कान में डाल के वो तो ये था, कहाँ गई वो लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी, और नेता सुभाष चंद्र बोस ने इस झंडे को सिंगापुर में फहराया, नारा चलो दिल्ली फतेह करेंगे नारा यही लगाया, रक्त मुझे दो लो आज़ादी, यही था उनकी एक पुकार। और अनुशासन, एकता, विश्वास के धनी थे वो। यही था, एक ज़्यादातर याद नहीं रही अब मुझे। उत्तर प्रदेश राजकीय लेखाकार द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज दिनांक 20 सितंबर 2014 को बुलंदशहर में श्री महावीर सिंह के आवास पर आपका साक्षात्कार लिया गया। इसमें जिला प्रशासन का सहयोग और श्री मूलचंद जी, श्री अमिताभ पांडे, अंजनी कुमार त्रिपाठी शामिल रहे। श्री महावीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।